Okay, we are going to see these we are going to see the reservation management system, how the data is getting displayed. If we want to book some book a ticket, then what are the basic operations that we have to take input from the user. Okay, and the component of input can be text box, radio button, check boxes, combo, and then the button event. Okay, so these are the things that we will see. Okay, we'll see that if we have already entered some, we'll see that if we have already entered some details, it should be shown. And if the details are not available, like we can see the complete details whichever row we have inserted into database. Okay, so these are the things that we are going to see today. Okay, फुल्ली प्रैक्टिकल, आज हम लोग फुल्ली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपने फॉर्म का। ठीक है, और इसमें फिर आपको इसे इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको करने के दूंगा एज ए होमवर्क, आप समझ लीजिए। ठीक है, जनरली मैं होमवर्क देता हूँ तो कई बार मैं चेक नहीं करता हूँ, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ 8th और 9th स्टैंडर्ड कि आपको बार बार पुश करना पड़े। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम ए ग्रेजुएट। ओके, सो ये आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपको जो भी टास्क दिया जाता है आप उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, खैर, बट बिफोर looking all these operations, before checking how these things are getting done, I want to just know that whether the basic details related with the Spring Boot are clear from your side or not. And I would expect कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, सीखिएगा। ठीक है, तो सो शैल वी स्टार्ट। क्या मैं कुछ क्वेश्चंस सेशन कर सकता हूँ आप लोगों से? रिलेटेड विद द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, जो हमने पढ़ा है मैं उसी में से पूछूंगा, और केवल इस स्प्रिंग में से पूछूंगा, और आपके सामने ये कंटेंट रख कर ही पूछूंगा। मैं कोई अननोन चीज एलियन टाइप क्वेश्चंस नहीं रखूंगा। ठीक है, हाँ। Sir, यस, बताइए। actually, I didn't join any class of Spring Boot. ओके, बट आई थिंक द रिकॉर्डेड क्लासेस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इज इट? Yes, sir, but actually मेरा तबीयत बहुत खराब था, हम्म। इसलिए हम नहीं कर पाए कुछ भी। कोई बात नहीं, जो कर पाए हैं वो जवाब देंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो बताया जाएगा। ठीक है, सो Yes, फिर sir, भी but ट्राई करते actually, हैं। हाँ, हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा आप पास कर सकते हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ आसफिया। आसफिया, ये स्प्रिंग। सर हमने क्लास नहीं की है सर। ओके, आज हम कर रहे हैं ज्वाइन। प्रीतिशा। Me too, sir. ओके, राजू और रमेश तो खैर थे रेगुलर, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपने क्लास नहीं किया है तब भी आपको बेसिक डिटेल्स जाननी ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स जाने वगैरह आप आगे आपको काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, खैर समझते चलिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने जो है एक जार फाइल टाइप की एक एक जार फाइल जो है वो बेसिकली डाउनलोड हो जाएगी। वो जार फाइल देखिए किस तरह का रहेगा आपका। ये जार फाइल देखिए आपका कुछ इस तरह का रहेगा। ये कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, ये देखिए जो एग्जीक्यूटेबल, ये एक कुछ इस तरह की जार फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये स्प्रिंग टूल साइट। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके सामने एक इस तरह का फोल्डर आ जाएगा, इस तरह का। ठीक है, इस
फोल्डर में क्या करना है कि आगे आपको ये स्प्रिंग टूल सूट इस आइकन पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो जैसे इक्लिप्स में आपसे वर्कस्पेस की डिमांड करता है, वैसे ही यहाँ भी ये वर्कस्पेस की डिमांड करेगा और उसके बाद आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लासेस के, उसके जो है उसमें ये भी बताया हुआ है मैंने कि कैसे जो है आप इसमें जावा इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन प्लगइन जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाना है और सर्च में आप इंटरप्राइज जावा वेब एप्लीकेशन करके सर्च करेंगे, वो प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे में चूंकि ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है तो वो आपको इंस्टॉल्ड सेक्शन में दिखेगा। ठीक है, आप लोगों को वो डाउनलोड कर लेना। लास्ट क्लास में भी बताया गया था, आई थिंक 1 बाय 1 सबके सिस्टम पे कराया गया था सेटअप, है ना। तो अगर आप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके एसटीएस में तो वो इंस्टॉल्ड सेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि स्प्रिंग का स्टार्टर प्रोजेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग का स्टार्टर प्रोजेक्ट जो है आप यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फाइल, न्यू, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आप जैसे ही करते हैं, ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह का एक विंडो अपीयर होता है। यहाँ पर आप मैवन सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर रिजर्वेशन सिस्टम आप कर रहे हैं तो सपोज आरएमएस कर दिया। ठीक है, और अपने पैकेज का नाम भी आपने आरएमएस कर दिया। ठीक है, आरएमएस करने के बाद आप नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कई सारे जो है डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शंस आता है। यहाँ से इनिशियल आप सिर्फ वेब डिपेंडेंसी जो है, वेब जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने स्प्रिंग वेब करके आएगा, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और नेक्स्ट करने के बाद आप जैसे ही फिनिश करेंगे आपके सामने एक आर्काइव फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उस आर्काइव फाइल को एक्सट्रैक्ट करके और उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम से यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। आप जैसे ही ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम करेंगे, यहाँ जाकर आपको जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था फोल्डर वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इस एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपके सामने इंटरनेट उस समय आपका एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जो भी एंट्रीज होगी डिपेंडेंसीज की, उससे रिलेटेड जार फाइल्स या डाउनलोड करना शुरू कर देता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज आप चेक करते हैं, आपके सामने एक आपके पास एक फाइल होती है वर्कस्पेस में फॉर्म डॉट एक्सएमएल। यहाँ पर आपने जो जावा वर्जन सिलेक्ट किया है वो भी रहेगा, जो आपने स्प्रिंग बूट का वर्जन सिलेक्ट किया है वो भी आपके सामने अपीयर होगा। ठीक है, आप अगर जब आप स्प्रिंग वेब करेंगे तो आपके पास जो है ये डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जब आप जेएसपीस पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है, इनबिल्ट टॉमकेट पे, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप डेटाबेस पे काम करना शुरू करेंगे, मैंने इनबिल्ट डेटाबेस H2 डेटाबेस का एग्जांपल लिया है। ठीक है, एक बार जब इसको आप इजीली समझ जाएंगे तो हम लोगों ने बेसिकली जेपीए यूज किया है और ORDBMS ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक सिंपल प्लगइन के थ्रू आप माइनर चेंजेस करके दूसरे डेटाबेस पे स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने H2 डेटाबेस किया है, एट द एंड मैं आपको एक सेशन में इसी को दूसरे डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके कोड में कोई चेंज नहीं आएगा, इजीली ये चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे ही आपको जो जो डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती जाएगी वो उस तरह से डिपेंडेंसीज आप ऐड करते जाएंगे। तो एक बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है फॉर्म डॉट एक्सएमएल। ठीक है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल के बाद मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट के आपके स्ट्रक्चर के बारे में कि कहाँ पर आपकी जावा फाइल है, कहाँ पर आपकी जेएसपी फाइल है, कहाँ पर जो है आपके स्टैटिक रिसोर्सेस है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कहाँ पर आप जैसे आप सपोज अपना प्रोजेक्ट लोड करते हैं, रन करते हैं, तो आपको इनिशियल में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटा की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मेरे सिटी मास्टर है, स्टेट मास्टर है, कंट्री मास्टर है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको बार बार उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म के थ्रू, तो आप वो चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जेएसपीस का पाथ मैंने बताया था कि कहाँ पे रखना है।
ठीक है, एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर मैंने ITP-CST बनाया है तो मेरा यहाँ पर एक पैकेज बन जाएगा ITP-CST नाम से, ये अलग से बनाया गया था, नीचे जो दिख रहा है आपको ये अलग से बनाया गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये पैकेज मिल जाएगा और इसके अंदर ये जिस नाम से है उस नाम से आपका एक आगे एप्लीकेशन सफिक्स करके एक फ़ाइल होगी। तो वेरी फर्स्ट जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये इसका मेन मेथड कॉल होता है और यही जो है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को रन करने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं ये, यानी आप जो भी जावा फाइल बनाएंगे वो यहाँ पर इसके अंदर बनाएंगे। आप कोई नया पैकेज बनाएंगे तो वो आप कोशिश कीजिएगा इसके अंदर ही बनाइए। उसके इसकी वजह इससे क्या होगा, आपको अलग से स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोजेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप कोई स्टैटिक रिसोर्स जैसे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल, ये सब आप रखना चाहते हैं तो आप इस फ़ोल्डर में रख सकते हैं। आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आप जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को की वैल्यू पेयर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे 8084 पे अपना एप्लीकेशन रन कराना हो तो मैंने 8084 लिख दिया है, मेरा सर्वर जो है इस 8084 पे रन करना शुरू हो जाएगा। पोर्ट क्या होता है, जिन लोगों ने कभी अपने वेब एप्लीकेशन पे काम किया है तो उन्होंने देखा होगा कि जो अपाचे टॉमकेट आप सर्वर यूज करते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर जो आपका रन कर रहा है वो किसी न किसी पोर्ट पे रन कर रहा है। ठीक है, उस पोर्ट की ज़रूरत होती है। कैसे ज़रूरत होती है, जब आप रन करते हैं तो आपने ब्राउज़र में देखा होगा कि लोकल होस्ट के साथ में पोर्ट नंबर भी देता हूँ कि इस पोर्ट नंबर पे मेरा जो एप्लीकेशन रन कर रहा है उसको एक्सेस करने का URL जो बनता है वो पोर्ट के थ्रू ही बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। H2 डेटाबेस के लिए मैंने ये चीज़ें डाली थी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये चीज़ें आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके स्प्रिंग के रेफरेंस गाइड में भी अवेलेबल है। गूगल करने पे ईज़िली ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाती है। इन्हें बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये हम लोग देते हैं कि अगर मैं कभी व्यू पार्ट के लिए कॉल करूँ, व्यू पेज के लिए कॉल करूँ तो वो हमारी इस टाइप की फ़ाइल यानी .jsp एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को सर्च करे इस वाले फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, और आपका बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये वेब ऐप का फ़ोल्डर नहीं बना रहेगा। ये मैंने बताया था कि आपको मेन के अंदर बनाना पड़ेगा। अब आपका ये जो है वो डायरेक्ट रीचेबल फ़ोल्डर हो गया। अब इसके अंदर आप जो भी पाथ देंगे उसके आगे वेब ऐप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके ये आपका ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा। तो आप ये फ़ोल्डर मैं दोबारा आपको दूंगा। ठीक है, लेटेस्ट वाली जो है। अब आते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में जो है JSP तो यहाँ हो गई, जावा फाइल यहाँ हो गई, स्टैटिक रिसोर्सेज यहाँ हो गए, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में रखनी है। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसी ज़रूरत है कि इनिशियली में कुछ टेबल अपने आप बन जाए तो इसके अंदर आप रिसोर्सेज के अंदर आप अपनी टेबल रिलेटेड क्वेरीज लिख देंगे, ये अपने आप उन चीज़ों को बना देगा। ये चीज़ हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि रन टाइम पे ये बन गया है कि नहीं बन गया है, मैं अभी आपको रन करके चेक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग कंट्रोलर, सर्विस एंड ट्रांजैक्शन वगैरह में आएंगे और अपने फॉर्म को देखेंगे कि उसकी फ्लो का मूवमेंट कैसे हो रहा है। मैं सर्वर को शट डाउन कर रहा हूँ, मैंने सर्वर को शट डाउन किया। ठीक है, कंसोल क्लियर करके अब मैं इसे रन कर रहा हूँ और रन करते ही आप देखिए कि कंसोल पे आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही हमारा एप्लीकेशन रन हुआ, कंसोल पे आपको कई चीज़ें अवेलेबल हुई। इसमें से जो आपका डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे देखने के लिए आपको एक URL इनेबल किया गया है। ये देखिए, ये है हमारा H2 कंसोल। H2 कंसोल के लिए, और आपका एप्लीकेशन किस पे रन कर रहा है, टॉमकेट जो स्टार्ट हुआ है आपका इनबिल्ट टॉमकेट, एम्बेडेड टॉमकेट, वो 8084 पे शुरू हुआ है। यहाँ जाना है
और आप जैसे ही H2 हाइफन कंसोल करेंगे, H2 हाइफन कंसोल करेंगे, आपके सामने देखिए एक इस तरह का स्क्रीन अपीयर होगा। बाकी चीज़ें रहने दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो है अपना डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। ये डेटाबेस का नाम आपने कहाँ पे दे रखा है? तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर ये देखिए आपने डेटाबेस का ये नेम दे रखा है। ठीक है, तो डेटा सोर्स यूआरएल जो है वो यहाँ से आ गया। यूजर नेम SA इसमें ही दे रखा है हम लोगों ने। पासवर्ड अभी हम लोगों ने हटा कर रखा है, तो बिना पासवर्ड के अभी हम लोग चला रहे हैं। पासवर्ड चाहें तो दे सकते हैं। इसको जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रन होने के बाद जो भी क्वेरीज बाय डिफ़ॉल्ट चली है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, अगर आप चाहें तो। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सारे टेबल जो आपके बने हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी हमारे पास देखिए 4 टेबल है, बुक, कंट्री, रिजर्वेशन, स्टेट्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक और टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सपोज एक स्टेट है ना, एक डिस्ट्रिक्ट टेबल क्रिएट कर देता हूँ। और ठीक है, स्टेट्स की जगह मैंने एक डिस्ट्रिक्ट टेबल बनाई। ठीक है, अब मैं सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन योर सिस्टम परफॉर्मेंस, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेमोरी, इसकी स्पीड वैरी कर सकती है स्टार्ट होने की। किसी के सिस्टम में फास्ट होगा स्टार्ट का जो प्रोसीजर है, किसी में स्लो हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक नया टेबल कौन सा क्रिएट करने की कोशिश किया है? डिस्ट्रिक्ट नाम से। स्टार्टेड, कनेक्ट। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपका एक डिस्ट्रिक्ट टेबल भी अवेलेबल हो गया, जिसके अंदर 2 कॉलम है, आईडी और नेम। ठीक है, यही आईडी और नेम हम लोगों ने दिया है। जरूरी नहीं कि आईडी और नेम ही ले, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं इसका एज ए इसका नेम। ठीक है, सपोज मैंने इसका नाम डिस्ट्रिक्ट नेम कर दिया। मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करता है या नहीं। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो रही है। स्टार्टेड। ठीक है, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेम की जगह मैंने चेंज कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया। ठीक है, ये हुआ टेबल क्रिएशन के लिए। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हैं कुछ टेबल क्रिएट हो जाए तो ये एक तरीका हुआ। आप अगर चाहते हैं कि मेरे टेबल में कुछ डेटा भी ऑलरेडी चला जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डेटा डॉट एसक्यूएल नाम से टेबल के लिए स्कीमा डॉट एसक्यूएल, और डेटा जो इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए डेटा डॉट एसक्यूएल नाम की फाइल बनाइएगा। और यहाँ पे आप जो भी इंसर्ट करेंगे वो आपका रनिंग, जब सर्वर स्टार्ट होगा तो ये इंसर्ट भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके टेबल में। जैसे
मैंने कुछ रिकॉर्ड कंट्रीज के अंदर इंसर्ट किए हैं और कुछ बुक्स के अंदर। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये डिटेल्स इंसर्ट हो चुकी है या नहीं। ठीक है, देखिए आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा इंसर्ट किया है वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा कि अगर हम H2 डेटाबेस के थ्रू स्टार्टिंग में अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाहें या फिर हम कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहें उसके लिए। ये तो हुआ डिफ़ॉल्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम फॉर्म के थ्रू डेटा इंसर्ट करना चाहें टेबल में तो वो कैसे इंसर्ट होगा। लेकिन किसी भी फॉर्म को ओपन करने के लिए आपको पता है कि एक यूआरएल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मुझे गूगल पेज ओपन करना हो तो मैं google.com लिखूंगा। इसी तरह से आपकी कोई वेबसाइट जो आपने लोकल स्टैटिक जो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले बूटस्ट्रैप में, उसके लिए भी आपने यूआरएल यूज किया होगा। ठीक है, तो जो यूआरएल हम यूज करते हैं स्प्रिंग में उसे कहते हैं कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक रिजर्वेशन कंट्रोलर मैंने बनाया है। ठीक है, तो कुछ देखिए स्प्रिंग जो है वो एनोटेशन बेस्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैंने किसी क्लास फाइल के साथ @कंट्रोलर लगा दिया तो अब ये जो है मेरा एज ए इंड पॉइंट यानी कि कंट्रोलर की तरह काम करेगा और एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा। कंट्रोलर में अलग अलग देखिए जैसे गेट करने के लिए किसी पेज को गेट मैपिंग की ज़रूरत होती है और आप एक यूआरएल देते हैं। ये यूआरएल जो है वो आइडेंटिफायर होता है कि मैं जैसे ही इस यूआरएल को हिट करूंगा तो मेरा कंट्रोल जो है वो इस मेन्यू में आएगा और ये मेरा व्यू पेज रिटर्न करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हम ये स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे तो हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या सेटिंग करी है कि जैसे ही व्यू के लिए कॉल हो तो वो जाकर इस फोल्डर में और जो नेम व्यू भेजा गया है उसके आगे .jsp एक्सटेंशन लगाकर उसे सर्च करें। यानी कि अगर इसने दिया है रिजर्वेशन होम तो ये रिजर्वेशन होम .jsp सर्च करेगा। इसके अंदर देखिए रिजर्वेशन होम अवेलेबल है तो ये इसको रेंडर कर देगा। पहले हम लोग इस यूआरएल को कॉल करने की कोशिश करते हैं। फिर से समझिएगा, अगर किसी यूआरएल को कॉल करना हो तो क्लास फाइल को आपको बनाना होगा कंट्रोलर और @गेट मैपिंग आप करेंगे कॉल जो यूआरएल यूज होगा, जो यूआरएल आप यूज करना चाहते हैं उसके साथ, प्लस आप एक व्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये रिजर्वेशन होम कॉल किया, मैं ब्राउज़र पे मूव कर रहा हूँ और अब मैं जो है इस पे कॉल कर रहा हूँ अपना ठीक है, आपका देखिए ये पेज अपीयर हो गया। तो ये पेज कैसे अपीयर हुआ, जैसे ही आपने ये कॉल किया तो इसने जाके आपके एप्लीकेशन में सर्च किया कि मेरे जितने भी कंट्रोलर्स हैं उन जिस क्लास फाइल के आगे कंट्रोलर एनोटेशन लगा हुआ है उसके अंदर ये यूआरएल है कि नहीं। जो यूआरएल हिट किया गया है ये यूआरएल आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसने और कुछ ऑपरेशन नहीं किया है, सिंपली एक एसओपी कराया है जो कि आपको कंसोल में दिख रहा है और यहाँ पर एक व्यू पेज कॉल किया है। इस व्यू पेज को कॉल करते ही ये इससे रिलेटेड जेएसपी को सर्च करेगा और ये देखिए ये फाइल ओपन हो जाएगी। अभी मैं सारी चीज़ें बंद कर रहा हूँ फिलहाल, जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं ये इसे सर्च करेगा। सर्च करते ही ये जाएगा वेब INF जेएसपी में और इस रिजर्वेशन होम को सर्च करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है देखिए बूटस्ट्रैप की CSS और JSS इसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास में बताया भी जा चुका है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इसे समझिए। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिखाया है रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखिए ये है वो हेडिंग। मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मेन्यू डिटेल्स इंटर करा है, ये आपका हो गया मेन्यू डिटेल्स। मैंने 3 एक्शन यानी कि 3 कंट्रोलर कॉल करने की कोशिश की है। एक जो कि बुकिंग फॉर्म को ओपन करेगा उसके लिए एक यूआरएल लिया है। एक जितनी भी बुकिंग्स मैंने सेव करी है डेटाबेस में वो सारे डिस्प्ले करने के लिए। और एक है कि अगर मैं कोई एक इंडिविजुअल बुकिंग में देखना चाहूँ, यह है कि सारे बुकिंग्स को देखने के लिए और ये है इंडिविजुअल बुकिंग को देखने के लिए। पहले हम लोग एक काम करते हैं, बुकिंग फॉर्म को ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने बुकिंग फॉर्म पे हिट किया
ठीक है, ये क्या करेगा, ये जाके सर्च करेगा इस कंट्रोलर के अंदर कि मेरा बुकिंग फॉर्म कहाँ है, बुकिंग फॉर्म यहाँ है। ठीक है, और अभी इन दोनों लाइंस को छोड़िए, मैं उसको बताता हूँ कि वो किस लिए यूज होता है। ये इस व्यू को सर्च करेगा इस नाम से, और इस नाम से आपकी ये कहाँ पे जाके सर्च करेगा, ये यहाँ वेब आईएनएफ के जेएसपी में, जिसका पाथ हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर लिख रखा है। ठीक है, इस विजुअलाइजेशन जेएसपी में मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मील्स, लीविंग फ्रॉम स्टेशन, गोइंग टू स्टेशन। ठीक है, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन अभी यूजर से इनपुट कराने की कोशिश करी है। ठीक है, हम लोग हिट करते हैं इस यूआरएल को। ठीक है, जैसे ही मैंने हिट किया इस यूआरएल को, यानी ए टैग के थ्रू, एचटीएमएल में आपको बताया गया होगा कि एंकर टैग के थ्रू आप कोई यूआरएल कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, बुकिंग फॉर्म कॉल हुई, बुकिंग फॉर्म कॉल होते ही बुकिंग फॉर्म कॉल होते ही इसने इस वाले पेज को ओपन किया। ठीक है, और ये हमारा पेज ओपन हो गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मील्स, लिविंग फ्रॉम स्टेशन, गोइंग टू स्टेशन। अब इस डेटा को डेटाबेस में सेव कराते हैं, लेकिन उसके पहले आपके इस कंट्रोलर में जो है, यहाँ पे देखिए एक रिजर्वेशन नाम से एक क्लास फाइल बनी हुई है। ठीक है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। स्प्रिंग क्या करता है कि आप जो भी मॉडल फाइल बनाते हैं, जो पोजो फाइल होती है जिसमें सेटर गेटर होते हैं, उसे मॉडल कहते हैं, हम मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि डेटा कैरी करने का काम करता है। स्प्रिंग इतना इंटेलिजेंट है कि आप उसको बता दीजिए कि आपके ये सारे जो हैं वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये क्या करेगा कि आपका जब पेज रेंडर होगा तो ऑटोमेटिकली देखिए इन सब की मैपिंग वो अपने आप कर देगा। इन सब की मैपिंग वो अपने आप कर देगा, जो फर्स्ट नेम की फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम की लास्ट नेम के साथ, और आप जो भी वैल्यू इंटर करेंगे उस डेटा को वो कंट्रोलर तक कैरी करने का काम करेगा फॉर्म सबमिशन पे। फिर से ध्यान दीजिए, आपने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, इस फॉर्म में आपने जो भी एट्रीब्यूट्स लिए, ठीक है, पाथ जो प्रॉपर्टीज ली, ये इसे प्रॉपर्टीज कहते हैं बेसिकली। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो मैप्ड हो जाती है इसके थ्रू। तो आप कहेंगे कि सर मैप तो कर दिया, लेकिन मैंने कहाँ पर बताया है कि ये वाला जो है वो इसी वाले फाइल के वेरिएबल के साथ, इसी वाले फाइल के प्रॉपर्टीज के साथ मैप होना है। ठीक है, अगर मेरे पास कई सारे इस तरह के फाइल्स हों जिसमें सेटर गेटर हो और सेम वेरिएबल लाई कर रहा है, तो इसे कैसे पता चलेगा कि कौन से क्लास फाइल के प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट के साथ इसको जो है वो मैप करना है। तो वो सेटिंग हम लोगों ने कहाँ कर रखी है, यहाँ देखिए, जब मेरा बुकिंग फॉर्म ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस क्लास फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया और अपने मॉडल एट्रीब्यूट में इसे सेट किया है। ठीक है, ये मैपिंग का तरीका है। और ये नेम जो है मॉडल एट्रीब्यूट का, ये मैंने अपने फॉर्म के मॉडल एट्रीब्यूट में नेमिंग कर रखी है इसकी। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये डेटा कैरी करने के लिए मैपिंग करने का काम कर रहा है। आशफिया, ये समझ में आया अभी जो मैंने बताया कि डेटा कैरी करने का जो काम कर रहा है? ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये अपने आप बनकर ये देता है, ये एंट्री पॉइंट होती है इस स्प्रिंग एप्लीकेशन की, तो इसे नहीं डिलीट करना है। बाकी आपके काम की चीज़ ये क्या है, ये मॉडल बना हुआ है जो एक टेबल की तरह भी काम करेगा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। ये आपके कंट्रोलर के लिए बना हुआ है। ये मेरी रेपोजिटरी और सर्विस है जो कि बिजनेस लॉजिक लिखने का काम कर रही है और डेटाबेस के साथ ट्रांजेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, आपको बेसिकली इन चारों फाइल्स को ही देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया एरर? ये लॉन्ग क्यों आया, क्योंकि ये देखिए
वेट, थोड़ा STS हैंग कर रहा है अभी। ठीक है, तो पहले हम लोग डेटाबेस चेक करते हैं कि डेटाबेस में क्या एंट्री गई है। ये देखिए, हम लोगों ने जो भी अभी एंटर किया था वो डिटेल्स जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो गई है इंफॉर्मेशन। तो हुआ क्या यहाँ पे, समझिए, फिर से इस चीज़ को देखते हैं। अब हम लोग वन बाय वन कंट्रोलर वाइज चलते हैं। अभी हम लोगों ने फ्रंट एंड देखा, अब हम लोग बैक एंड देखते हुए चलते हैं कि बैक एंड में ये काम कैसे हो रहा है, बिजनेस लॉजिक कैसे इसका लिखा हुआ है। हम लोग वापस पहले होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे आए, यहाँ मैंने लिखा बुकिंग फॉर्म। ठीक है, ये बुकिंग फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, ये बुकिंग फॉर्म लिखा हुआ है इस रिजर्वेशन होम नाम का जो है यहाँ पे। ठीक है, बुकिंग फॉर्म ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बुकिंग फॉर्म कॉल हुआ, कंट्रोलर के अंदर गया बुकिंग फॉर्म, इसने एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको उस एट्रीब्यूट को ऐड किया। ठीक है, और एक रिजर्वेशन पेज नाम का व्यू कॉल किया। ये जो है इस पेज को कॉल कर रहा है। यहाँ पर एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, जहाँ तक अभी हम लोगों ने बैकएंड में देखा वो ये काम हो गया, ये फॉर्म लोड हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इस फॉर्म के अंदर ये प्लेन HTML कोड नहीं है, ये बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क का टैग है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आप फॉर्म इनपुट करते हैं और नेम की जगह पाथ देते हैं। अभी इतना ही याद रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दिया है। मॉडल एट्रीब्यूट जो है ये मैप्ड है, ये जो है वो जाके मैपिंग होगी इस डेटा की इस मॉडल के अंदर। और इस मॉडल के अंदर देखिए नेम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ फर्स्ट नेम F स्मॉल है तो यहाँ भी जो है स्मॉल से शुरू होना चाहिए। ये हमारा HTML कोड है रेंडर करने के लिए। हम लोगों ने क्या किया कि ये HTML कोड रेंडर हुआ, अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, सपोज तीतिशा अडक ईमेल डिनर, सपोज रांची टू हजारीबाग। ओके, हम लोगों ने ये फॉर्म फिल कर दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये देखिए, ये सबमिट बटन है मेरा। सबमिट बटन क्या करेगा, जैसे ही सबमिट बटन कॉल होगा हमारा फॉर्म सबमिट होगा। लेकिन फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, उसे भी कोई कंट्रोलर चाहिए जहाँ वो डेटा कैरी करके ले जाएगा। तो बेसिकली एक्शन इज साइनोनिम ऑफ कंट्रोलर, इसे कंट्रोलर की तरह समझिए। तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, इस कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर हमारा जाएगा और हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ है, यहाँ है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी आपका डेटा कैरी हो रहा है वो यहाँ पे आपका अवेलेबल हो गया मैपिंग के थ्रू मॉडल एट्रीब्यूट। ये जो मॉडल एट्रीब्यूट हमने ऐड किया था, तो हमारा डेटा कैरी होकर यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गया, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट में। और इसके अंदर हम लोगों ने गेटर सेटर बना रखे हैं। अगर डेटा सेट करना हो तो सेटर कॉल करेंगे, गेट करना हो जो सेट हुआ है डेटा तो सेट गेटर कॉल करेंगे। डेटा गेट करने के लिए गेटर और सेट करने के लिए सेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक, ये देखिए, जनरली आप लोग प्लेन जावा में क्या करते थे, न्यू कीवर्ड का यूज करके जावा को ऑब्जेक्ट बनाते थे। स्प्रिंग क्या करता है कि आपके जो भी सर्विस हैं या जो भी आपके बीन फाइल हैं उनको ये ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट कर देता है, उसकी लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है। और उसे यूज करने का तरीका ये है कि आप सिंपली उसको ऑटो वायर कर दीजिए। इसका फ़ायदा क्या है, बार बार आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे ये बीन ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। ठीक है, दिस इज एन एडवांस कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम लोगों ने सेव मेथड को कॉल किया है। सेव मेथड क्या कर रहा है, हमारा रेपोजिटरी को कॉल कर रहा है। और ये रेपोजिटरी क्या है, रेपोजिटरी बेसिकली इंटरमीडिएटरी है जो हमारे डेटाबेस के थ्रू ट्रांजेक्शन का काम करता है। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, देखिए, आपने सर्विस में कॉल किया है रेपोजिटरी के अंदर सेव मेथड को, तो सेव मेथड तो सर इसके अंदर है ही नहीं, फिर ये कहाँ से कॉल हुआ। तो ये कॉल हुआ है कहाँ से, इसने एक्सटेंड कर रखा है CRUD रेपोजिटरी को। ठीक है, ये CRUD रेपोजिटरी के अंदर कई सारे इनबिल्ट मेथड हैं, सेव मेथड, सेव ऑल, ठीक है, डिलीट, फाइंड ऑल, ये सारे मेथड्स आपके ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक फिलहाल जितना इसमें है उसको केवल समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अदरवाइज ये इसके लिए एक एडिशनल क्लास चाहिए।
इस लैंग्वेज को समझ CRUD रिपोजिटरी को समझने के लिए। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि इसके इनबिल्ट मेथड्स हैं। अगर उसमें हम अपने एंटिटी, ठीक है, अगर हम उसमें अपने एंटिटी को अगर पास करेंगे तो ये क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो टेबल्स हैं, उससे रिलेटेड जो टेबल है उसमें डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। देखिए स्प्रिंग कितना इंटेलिजेंट है। आप पहले क्या करते थे, जेडीबीसी के थ्रू क्वेरी लिखते थे इंसर्ट वगैरह का। अभी ये क्या कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को एज इट इज, अगर कॉलम का नेम सेम है आपके ऑब्जेक्ट में और टेबल में, तो ये डेटा गेट करेगा उस वेरिएबल से और सिंपली उसको पुट कर देगा डेटाबेस में। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये कन्फर्मेशन फॉर्म कॉल किया है। कन्फर्मेशन फॉर्म क्या करेगा, ये जो है, जो ऑब्जेक्ट सेव होने के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट गया, ये जब सेव होता है तो वापस सेव डेटा को इसमें रिटर्न कर देता है ये। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये देखिए ये गेट करने का तरीका है कि मॉडल का नाम यूज करके आप उसके वेरिएबल का यूज करके आप डेटा गेट कर सकते हैं जो डेटा अभी सेव्ड हुआ है। ठीक है, यही आपका देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे सेव किया तो सेव करते ही ये कंफर्मेशन पेज कॉल हुआ और यहाँ पर ये डिटेल्स डिस्प्ले कर देता है। देखिए मैं फिर से सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिटेल्स मेरी सबमिट हो गई। वापस होम पेज पे जाना है तो यही से रिजर्वेशन होम का कंट्रोलर कॉल होगा। इस पर मैंने क्लिक किया, इसने रिजर्वेशन होम नाम का कंट्रोलर कॉल किया है। ठीक है, ये वापस यहाँ ले आया। अब देखिए ये तो था मेरा कि फॉर्म भरने के लिए। अब मैंने जितनी भी इंट्रीज करी है, एक बार हम लोग टेबल में देख लेते हैं कि हमारे पास कितने डेटा हैं। हमारे पास 2 डेटा है। ठीक है, अब इन दोनों डेटा को मुझे डेटाबेस से फेच करके अगर फॉर्म पे दिखाना हो तो मैंने एक दूसरा कंट्रोलर बना रखा है। ये देखिए ये क्या करेगा कि हमारा जो भी डेटा पड़ा हुआ है डेटाबेस में उसको ये हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्म अपीयर कैसे कराते हैं, रेंडर कैसे कराते हैं, फॉर्म में एंट्री कैसे करते हैं, फॉर्म को सेव कैसे करते हैं, और अगर मुझे सारे डेटा डिस्प्ले करने हो जितने हमारे टेबल के रिकॉर्ड्स हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कंट्रोलर बना रखा है ये। ठीक है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। आप डेवलपर के एंड पे बहुत कम हेडक है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे देखिए मेथड नहीं लिखा हुआ है फिर भी चीज़ें सेव हो रही है क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया कि आपको सिर्फ इसे कॉल करना है। सेव करना हो चाहे डिलीट करना हो मॉडिफाई करना हो, आपको सिंपली इसको कॉल करना है यहाँ पे, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका डेटाबेस से कम्युनिकेट कर लेगा। मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेट हो रही है यहाँ। अब देखिए मैंने क्या किया है, मुझे डेटा जब गेट करना हो तो मैंने क्या किया कि जो मेरा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर रिजर्वेशन के ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट क्यों लिया है, क्योंकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा रिजर्वेशन के। तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो मतलब लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट लिया है। ठीक है, और इसको मैंने इसका फाइंड ऑल जो है इनबिल्ट मेथड कॉल कर लिया, और ये लेमडा एक्सप्रेशन यूज हो रखा है। लेमडा एक्सप्रेशन की क्लास हुई थी आपकी, आई होप आप सभी लोगों ने लेमडा एक्सप्रेशन का क्लास किया भी होगा। ठीक है, तो ये है कि मुझे सारे डेटा जब डिस्प्ले करने हो तो उसके लिए ये कॉल हुआ है। अब आगे की चीज़ जो है वो आप लोग थोड़ा खुद से स्टडी कीजिएगा, और ऐसा ही एक और आपको बनाकर लाना है। आप पहले आराम से जाइए, इस कोड को मैं आपको भेज रहा हूँ, इस कोड को आपको समझना है एटलीस्ट। ठीक है, मैंने जेएसपी फाइल बनाई इस नेम से फिनिश। अभी मैं कर रहा हूँ क्या, इनसाइड एसएमएस। ठीक है, अब हम लोग अभी सिंपली इसको रेंडर करने की कोशिश करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा पेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हम लोग फिलहाल इतना करते हैं बस। ये मेरा हो गया स्टार्ट, स्टार्ट हो गया, अभी नहीं हुआ नहीं हुआ।
अभी ये मेरा स्टार्ट हो गया, ये मेरा इस पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है। अब मैं जाऊंगा यहाँ और यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर स्लैश, और मुझे कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है, मैंने अपना नया कंट्रोलर एक बनाया है। किस नाम से बनाया है ये? SMS होम। मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर को दूंगा SMS होम। जैसे ही मैं करूँगा ये मेरे SMS होम पेज को इनसाइड SMS, ठीक है, कॉल हो गया। अब मुझे सपोज बनाना कैसा था, इस तरह से बनाना था कि रिजर्वेशन होम जैसे इस तरह से है, मुझे इस तरह का चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, रिजर्वेशन होम जो है इसके कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग एक एक करके समझते हुए कीजिएगा, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, टाइम कम है इसलिए मैं केवल वही दिखा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने कर दिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे मेन्यू में मेरा रह जाएगा स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, व्यू ऑल एंट्रीज एंड व्यू एंट्रीज या स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, व्यू स्टूडेंट्स बाई आईडी। ठीक है, मैंने ये कर दिया। यानी अब अगर मैं SMS होम कॉल करूँगा तो मेरा इस तरह का पेज आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट एंट्री फॉर, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, व्यू स्टूडेंट्स बाई आईडी। अब इन सब का कंट्रोलर अभी किसका बना हुआ है? रिजर्वेशन का। तो आप इनके लिए अलग अलग कंट्रोलर बनाएंगे कि अगर मुझे स्टूडेंट एंट्री करनी हो तो मैं बनाऊंगा स्टूडेंट एंट्री फॉर्म और इस नाम का कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मुझे स्टूडेंट सारे देखने हो तो व्यू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने केवल ये बनाया है, इसका कंट्रोलर में एंट्री नहीं किया है, इसलिए ये एरर देगा। ठीक है, अभी ये मैं कॉल करूँगा तो ये इसको मिलेगा नहीं, नहीं मिला। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस नाम का कंट्रोलर बनाना पड़ेगा अपने वाले कंट्रोलर में, SMS कंट्रोलर के अंदर। तो इस तरह से आपको जो है चीज़ें करनी है।